अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और ये आपका टॉपिक है टॉपिक 3.4 विच इज एवोगैड्रो लॉ। अब आप स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर आपने 3.2 को कंप्लीट करने के बाद जो आपका टॉपिक था 3.3 विच इज जर्नल गैस इक्वेशन, आपने उसको क्यों नहीं करवाया, आप डायरेक्ट चले गए हैं 3.4 पे। तो स्टूडेंट्स 3.3 टॉपिक के लिए आपका 3.4 टॉपिक उसका पहले आपको आइडिया होना चाहिए, फिर आपसे 3.3 जो टॉपिक है ना जर्नल गैस इक्वेशन, वो आपको अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि जर्नल गैस इक्वेशन में थोड़ा सा टॉपिक यानी कि समझ लें आप 25% हिस्सा जो उस क्वेश्चन का है वो इस आपके टॉपिक से बिलोंग करता है। तो जो टीचर आपको पहले जर्नल गैस इक्वेशन करवा देते हैं वो समझ लें कि आपको वहां से भूलने लग जाती है जर्नल गैस इक्वेशन। हालांकि जर्नल गैस इक्वेशन एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन पहले करवाने से आपको क्या होगा, एवोगैड्रो लॉ बाद में जब आप करोगे ना 3.3 के बाद, तो आपको एवोगैड्रो लॉ की भी समझ में नहीं आएगी और जर्नल गैस इक्वेशन की समझ में नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स हम पहले करेंगे एवोगैड्रो लॉ। अब वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और अगर आप हमारे YouTube चैनल की कोई भी वीडियो केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिलेटेड चाहते हैं तो आप करें 11th क्लास केमिस्ट्री या 11th क्लास फिजिक्स, टॉपिक आगे नाम लिखें, टॉपिक 2.3, 2.4 या 3.1 ऐसे कुछ भी लिख दें और टॉपिक का नाम लिखने के बाद बाय CBEL लिखें, आप डायरेक्ट हमारी वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है 3.4 एवोगैड्रो लॉ। देखिए स्टूडेंट्स हमने ना इससे पहले ना दो लॉ स्टडी की हैं, एक हमारे पास बॉयल्स लॉ, एक हमने स्टडी किया चार्ल्स लॉ। अब दोनों लॉ में ना मैंने आपको कहा था चार चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। वो चार चीजें आपकी क्या थी, नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 नंबर ऑफ मोल्स और नंबर 4 प्रेशर। अब बॉयल्स लॉ की बात करें ना तो पहले ये देखें, इन चारों में दो चीजें होंगी कांस्टेंट, दो चीजें होंगी वेरिएबल, ठीक है ना। पीछे वाले दोनों लॉ में मैंने ये आपसे डिस्कस किया। अच्छा, अब बॉयल्स लॉ में कौन कौन सी चीजें थी वेरिएबल, यानी कि दो चीजें वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होंगी। बॉयल्स लॉ में था वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है ना। और बॉयल्स लॉ आपको क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और कांस्टेंट क्या थे बॉयल्स लॉ में, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। अब चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में ये था वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका वेरिएबल थे, जबकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ये आपके क्या थे, कांस्टेंट थे। और इन ही चारों से हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की दोनों स्टेटमेंट्स को क्या किया था, डिराइव किया था। ऐसा ही है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं एवोगैड्रो लॉ में कौन सी दो चीजें होंगी वेरिएबल, कौन सी दो चीजें होंगी कांस्टेंट। अब ध्यान से समझिएगा, एवोगैड्रो लॉ में दो चीजें जो वेरिएबल होंगी वो आपका होगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, और कांस्टेंट क्या चीज होगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ना जब आप अपनी बुक से स्टडी करोगे ना, FSC की पार्ट 1 की बुक से स्टडी करोगे, तो आपको ना जो अभी मैं पहले लॉ पढ़ाने लगा हूं एवोगैड्रो लॉ, ये डायरेक्ट नहीं उसने ठीक मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ जैसे उसने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं जैसे आपको गाइड करने लगा हूं, आपने इसी गाइडलाइन के थ्रू चलते जाना है, नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ, फिर आपको एवोगैड्रो लॉ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसकी ना स्टेटमेंट को जरा लिखते हैं, देखेंगे स्टेटमेंट क्या अब हमारे पास आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट अब क्योंकि देखो हमने एवोगैड्रो लॉ में दो चीजें जो वेरिएबल रखी हैं वो है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, और कांस्टेंट हमने क्या रखा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसकी स्टेटमेंट हम यूं बना नहीं सकते, ये देखिएगा जैसे हम पहले बनाते थे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, the volume of given gas is directly proportional to its number of moles at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। ले स्टूडेंट्स मैंने खुद से ड्राइव की, क्योंकि मैंने देखो
अगर मैं ना वेरिएबल रख रहा हूं ना वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को, तो इसका मतलब है एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज या बढ़ेगी या कम होगी। तो हम ये देख लेते हैं इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो लॉ में डायरेक्ट का रिलेशन है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, जो मेरे पास गैस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आई थिंक सो आप ये डेफिनेशन को समझ चुके हैं। अब देखिएगा, अब हमने क्या करना है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी है, मैथमेटिकली फॉर्म। अब मैथमेटिकली फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, बिल्कुल, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल भी ज्यादा होंगे, या इसको उल्ट पढ़ लो, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे अगर गैस के तो वॉल्यूम भी उस गैस का बढ़ेगा। तो कांस्टेंट को रिमूव करें तो v इज इक्वल टू के एन। अब यहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, जैसे हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में करते थे, तो n को डिवाइड करो v के नीचे, तो v ओवर n इज इक्वल टू k। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से याद है हम बॉयल्स लॉ में जब यहां तक काम करते थे तो यहां से ही इस के रिलेशनशिप से हम एक और स्टेटमेंट को ड्राइव करते थे, ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट के की स्टेटमेंट क्या ड्राइव होगी कि अब ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल आपस में क्या है, प्रोडक्ट कर रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड मींस रेशो हो रहे हैं ना। तो मैं इसकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिख सकता कि जो आपका द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यही स्टेटमेंट को हम यहां पे लिखते हैं, जरा देखते हैं। अब स्टेटमेंट, मैंने फिर हेडिंग दी स्टेटमेंट। अब देखिएगा, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, के की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि देखें, v को जब n पे आप डिवाइड करोगे ना, तो चाहे आप एक दफा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो चाहे आप दो दफा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके k की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि इसकी हम नीचे इस तरह मैं लिख सकता हूं, v1 ओवर n1 इज इक्वल टू v2 ओवर n2 इज इक्वल टू k। यानी कि जब मैं v1 ओवर n1 करूंगा, k का जो आंसर आएगा ना, जब मैं उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा प्रूफ करूंगा तो v2 और k2 का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम v1 और n1 के k के बराबर होगा। तो इसी चीज को मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, और ये मैंने रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया जैसे मैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में किया करता था। अब यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से हम करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो कि आपको इस टॉपिक में नहीं मिलेगी स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको टॉपिक डायरेक्ट वैसे ही समझाना शुरू कर देता जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो सीरियसली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद था कि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए। अब इसकी ना हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लें, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम करने लगे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं पिक्चर बनाने लगा हूं, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये मेरे पास गैस के मोल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। मोल्स और मॉलिक्यूल्स सेम ही होता है, चैप्टर नंबर 1 में भी आपने सारा पढ़ा हुआ है ना, ठीक है ना। तो फर्ज करो ये मेरे पास है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं गैस के, 1 मोल। अब यहाँ पे ये पिस्टन रखा लगा हुआ है जो कि मूवेबल है। अब आपको पता है प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है। मैंने लिखा जी प्रेशर मेरे पास है 1 atm, या मैं लिख देता हूँ 760 टोर। प्रेशर मेरे पास कितना है, 760 टोर। तो इसमें मेरे पास जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ वो मैंने लेट्स सपोज मैंने कर लिया स्टूडेंट, वो मेरे पास कितना प्रोड्यूस हुआ, वो मेरे पास हुआ 4 डेसीमीटर क्यूब। अब फर्ज करें यहाँ पे मैंने एक मोल नहीं लिए, मैंने ना 2 मोल ले लिए, क्योंकि मुझे ना वेरिफिकेशन थोड़ी सी करनी है ना। तो मैंने ना यहाँ पे 2 मोल ले लिए, मैंने 1 मोल नहीं लिया, मैंने ना
2 मोल ले लिए किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हैं, 2 मोल्स हैं। अब 2 मोल्स पर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, 4 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर कितना है आपका प्रेशर है 1 atm यानी कि 762, और यहाँ पे फर्ज करें टेम्परेचर आपका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी कि टेम्परेचर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं छेड़ना, आपने क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल से आपका लिंक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका V1 कितना हुआ, V1 आपका हुआ स्टूडेंट्स 4 डेसीमीटर क्यूब, और N1 आपका कितना हुआ, वो आपका हुआ 2 मोल्स। ओके, अब रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू K। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं V1 ओवर N1 इज इक्वल टू K। V1 आपके पास कितना है, V1 है 4 डेसीमीटर क्यूब ओवर 2 मोल्स इज इक्वल टू 2 2 आर 4, और 2 डेसीमीटर क्यूब पर मोल मेरे पास क्या हो गया, -1। अब स्टूडेंट्स अक्सर मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूं, पर मोल कब आता है, जब आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो। तो पर मोल का मतलब है कि मोल के ऊपर -1 लिखा दो, ठीक है, या बटा लगा के फिर आप मोल को लिख दो, ठीक है। ये बात को, छोटी छोटी बातों को अंडरस्टैंड आप किया करो। अब मैंने फर्ज करें दोबारा ना क्या किया, मैंने दोबारा इसके अंदर गैस रखी, अब मैंने 2 मोल गैस, आपको पता है मैं चेंज किसको कर सकता हूं, मैं नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं। ओके है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं आपने चेंज करना। अब आपका टेम्परेचर वही है 762, सॉरी टेम्परेचर आपका वही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर आपका 762। अब आपने N2 आपने कितना लिया, आपने ले लिया 4 मोल्स। ओके है, यानी कि नंबर ऑफ मोल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो 4 मोल्स ले लिए, और 4 मोल, और V2 आपके पास कितना है, वो हो गया 8 डेसीमीटर क्यूब। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या, ये तो आपने पता नहीं डायरेक्ट से ही रट्टा लगाया हुआ है कि 4 मोल ले लिया, 8 मोल ले लिया, जब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, आप तो यहाँ पे सेम किए जा रहे हैं। अब बात सुने स्टूडेंट्स, एक चीज बढ़ाओगे ना, यानी कि 2 मोल थी पहले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स है, 2 से डबल कर लो, उसको बढ़ाना है ना, चलो 2 से डबल कर लो, मैंने 2 गुना किया, 2 का मैंने 4 कर दिया। तो जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या बताता है, ये ला डायरेक्ट रिलेशनशिप है इस्लाम में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉल्यूम है वो भी डबल ही इंक्रीज होगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डबल बढ़ा रहे हो ना, तो वॉल्यूम भी डबल इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स आप ट्रिपल बढ़ा रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी ट्रिपल इंक्रीज होगा। तो इस तरह मेरे पास वॉल्यूम क्या था, 4 का मैंने डबल लिया तो मेरे पास 8 आ गया। अब यहां पे मैं लिखता हूं रिलेशनशिप दोबारा, V2 ओवर N2 इज इक्वल टू K। अब V2 आपके पास कितना है, 8 डेसीमीटर क्यूब, N2 आपके पास कितना है, 4 मोल्स। अब 4 को 8 से डिवाइड करा तो आपके पास क्या आया, 2 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, अब दोनों में के की वैल्यू सेम आ गई, तो मैं कह सकता हूं V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अब आपकी बुक में ये भी नहीं है, क्योंकि हमने बनाना है, हमने अपने कंसेप्ट को तब्दील नहीं करना। अगर हमने अपने कंसेप्ट को तब्दील कर लिया तो हमें बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और आपने अपने माइंड में कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देनी। अब देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, या आप रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। अब देखिए, अब एक स्टूडेंट्स बात को याद रखिएगा, आपको पता है हमारा रिलेशनशिप किस किस के दरमियान में है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में। अब यहां पे मैंने ये ग्राफ बनाया, अब मैंने यहां पे लिखा एक्स एक्सिस, यहां पे लिखा और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स लेने, पहले मैंने 2 लिए नंबर ऑफ मोल्स, फिर मैंने 4 लिए, 4 से फिर मैंने 6 कर दिए, 6 से फर्ज करें फिर मैंने, चलो 6 तक ही रहने देता हूं। अब वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, वाई एक्सिस पे आपने लेना है नंबर, ये वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम कितना था 4, फिर वॉल्यूम कितना हुआ 8, फिर आपका हो जाएगा 8 से 16। ओके, अब आप खुद बताओ, एक बात को माइंड में रखना, मैंने ना फिजिक्स में भी आपको एक दफा बात बताई थी, क्या मैंने कहा था, जब भी ना दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको नजर आ जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपकी केमिस्ट्री हो, आपको हमेशा एक चीज पता होना चाहिए, जब भी ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा।
जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए ना, आपने आंखें बंद करके एक चीज को एक्स एक्सिस पे लें, एक चीज को वाई एक्सिस पे लें। हाँ, ये आपने आपने अपने माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस पे मैंने कौन सी लेनी है, वाई एक्सिस पे मैंने कौन सी लेनी है। अब आपको दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है, आराम से स्ट्रेट लाइन बना दें। ये ले जी, इसमें क्या आगे आएगी, स्ट्रेट लाइन शो होगी। ले, ये स्ट्रेट लाइन मेरी क्या कहलाएगी, ये स्ट्रेट लाइन मेरी शो कराएगी कि मेरा जो V और N के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब आप इसको ड्रॉ भी करेंगे, बनाएंगे भी, तब भी ये आपको स्ट्रेट लाइन शो करेगी। मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जिनको यानी कि ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये याद रखनी है बात, जब भी दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको ग्राफ भी बना दिया और इसमें ग्राफ एक ही बनेगा। एवोगैड्रो लॉ में ग्राफ एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम अपने टेम्परेचर को नहीं इंक्रीज कर सकते, टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। अब यहां तक आपको मैंने बता दिया, आपका एवोगैड्रो लॉ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो आपकी बुक से शुरू है, अब आपकी बुक वाला वो क्या कहता है, वो कुछ स्टेटमेंट्स आपको देता है। उन स्टेटमेंट्स के बाद फिर आपको वो बताता है कि इसको हम मजीद कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपने क्या करना है, इन चीजों को पहले आपने जरा इसकी पिक खींच लें, फिर हम आगे मूव। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें एक और स्टेटमेंट जो कि एवोगैड्रो लॉ की ही स्टेटमेंट है, जो आपकी बुक में लिखी हुई है। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर मैं आपको बहुत इजी वे में उसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, वो कहता है द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, या ऑफ टू गैसेज लिख लो, या ऑफ गैसेज लिख लो, एक से ज्यादा गैसेज का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा एट इक्वल, वो वॉल्यूम जो है उनका इक्वल होगा एट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपको कह सकता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं इसको समझाता हूं, टेंशन नहीं आपने लेनी। देखिए जरा, अच्छा, कुछ भी किसी भी तरह से देखिए स्टेटमेंट, मैंने उसी स्टेटमेंट को, बुक वाली ही आपकी स्टेटमेंट, लेकिन मैंने इजी करके आपको लिखवाई है कि द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज। अगर दो से ज्यादा आपके पास गैसेज है ना, तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा वॉल्यूम? जब उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, ठीक है, एट, और उनके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो कांस्टेंट ही होगा। यहां हम इसको कह सकते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बड़ा क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड भी होता है और 25 सेंटीग्रेड भी होता है। और प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, जो स्टैंडर्ड यानी कि जिसको हमने चेंज नहीं करना, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा एक, समझ लें कि स्टैंडर्ड इसे कहते हैं कि जो हमने लेना ही लेना है, ठीक है ना, मिनिमम हमने जो लेना ही लेना है, अज्यूम जो हमने करना ही करना है। और प्रेशर स्टैंडर्ड क्या होता है, वो 1 atm होता है, यानी कि 760 टोर होता है, यानी कि 76 आपके पास वो मिलीमीटर में पाया जाता है। अब देखिएगा मैं आपको क्या कहना क्या चाह रहा हूं। फर्ज करें स्टूडेंट्स, आपके पास ना एक से ज्यादा सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है। ये देखिए, आपके पास ना एक से ज्यादा सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर, एक ये सिलेंडर, एक ये सिलेंडर, 3 सिलेंडर है मेरे पास। अब इन तीनों में ना, अब इन तीनों में सिलेंडर में फर्ज करें 1 मोल गैस इसमें भी है, 1 मोल गैस इसमें भी है, और 1 मोल ही गैस इसमें भी है। अब ये पहले वाला सिलेंडर जो है ना, इसमें जो मैंने गैस ली वो मैंने ली H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। दूसरे वाले में मैंने ली CH4 गैस, ओके। तीसरे वाले में मैंने ली O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। लेकिन मैंने 3 गैसें ली, तीनों के अंदर नंबर ऑफ जो मोल्स है ना वो सेम है। और याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हुए तो इन तीनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। अब बताता हूं कैसे। अच्छा, एक आपको ना एवोगैड्रो लॉ को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। आप ना एक गुब्बारा लें, अपने हाथ में बलून लें, उसको ना उसके अंदर मुंह से ना हवा उसके अंदर पुट करें, भरें। अब जितनी उसमें आप हवा भरते जाएंगे ना, जितनी आप हवा भरते जाएंगे, वो बलून उतना ही बड़ा बड़ा बड़े बड़े साइज का होता जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि जितना बलून का साइज होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है ना। अगर बलून का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें गैस के ज्यादा हैं।
ठीक है। अब मैंने बलून को क्या किया, हल्का सा मैंने बलून को सुराख दिया, यानी कि किसी सुई से मैंने हल्का सा सुराख लगा दिया। अब आपको पता है सुराख बलून के अंदर होगा तो अब आपकी गैस जो है वो उस बलून से निकलना शुरू हो जाएगी। अब गुब्बारे के अंदर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी, जैसे ही गैस निकलना शुरू हो जाएगी तो वो बलून का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है, एक वक्त ऐसा आएगा वो फुल डिक्रीज हो जाएगा बलून। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके जब साइज बलून का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। अगर बलून का साइज कम होता है यानी कि वॉल्यूम कम होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये बहुत एक बेस्ट एग्जांपल है। आपसे कोई भी पूछे एवोगाड्रो लॉ की बेस्ट एग्जांपल क्या है तो आप कहना बलून में अपने मुंह से हवा भरो, आपको एवोगाड्रो लॉ की बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगी। अब ये देखिए, मेरे एक सिलेंडर में H2 गैस है, एक सिलेंडर में मेरे पास O2 गैस है, एक सिलेंडर में मेरे पास CH4 गैस है। अब ये तीनों गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स सेम है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो इनका साइज भी सेम होगा, याद रखना। यानी कि इन सिलेंडर का जो साइज होगा ना वो भी सेम होगा, मतलब इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में फर्ज कर लेता हूं इनका जो वॉल्यूम है वो आपके पास आता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कौन सा है 22,414 डेसीमीटर क्यूब? आपने केमिस्ट्री में के पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा मोलर वॉल्यूम? आपको याद आया होगा कि 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल किसी भी गैस का किसके इक्वल होता है? 1 मोल हमेशा इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल चाहे वो आपके पास लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब वो कहता है यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या होगा, हमेशा स्टैंडर्ड होगा, मतलब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना, फिक्स रखना है। ओके, अब एक बात यहां पे ना बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्यों? वो कहते हैं सर ठीक है, ये पता चल गया हमें कि वॉल्यूम जो है ना वो तीनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो सर वॉल्यूम ना उनका 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, सर समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताएं, क्या हमें देख के उनका साइज बड़ा भी तो हो सकता है ना? मतलब वॉल्यूम जो है इन जो तीनों गैस में से किसी का सर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, O2 गैस है, इसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो सर इनका साइज कम या ज्यादा फिर क्यों होता है? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होते हैं, देखिए साइज डिपेंड नहीं करता है, साइज का ये मतलब नहीं होता कि वॉल्यूम उतना ही होगा। साइज जब उसका गैस का वॉल्यूम उसके साइज के इक्वल आ जाएगा ना तब आप कहोगे उसको कि ये मेरा क्या है, ये एवोगाड्रो लॉ है। लेकिन आपको मैंने जब मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट समझाया था, मैंने आपको कहा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के 300 गुना दूर फासले पर पाया जाता है, ये मैंने बात कही थी ना आपको। तो इसी वजह से जब उसका O2 गैस के भी सिलेंडर का वॉल्यूम सेम हो जाएगा H2 गैस के बराबर, फिर आप उसको कहोगे कि ये मेरा क्या है, एवोगाड्रो लॉ। यानी कि इस सारी स्टेटमेंट को मैं ना इन एग्जांपल से भी लिख सकता हूं। अब एग्जांपल देखिएगा जो मैं लिखने लगा हूं ध्यान से। अब फर्ज करें मेरे पास ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास 32 ग्राम O2 इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? 32 ग्राम O2 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है ना। और ये इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मेरे पास मॉलिक्यूल है O2, तो कितने होंगे? ये मेरे पास हो गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फर्ज करें मैं कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे पास, ये मेरे पास कितने किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। ये किसके बराबर होती है? इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब एक और मेरे पास क्या थी? मेरे पास CH4 थी। अब CH4 का मतलब ये है कि C के कार्बन के 12 और H4 मतलब 4, 12 और 4 16 ग्राम अगर मेरे पास हो CH4 तो ये मेरे पास 1 मोल के इक्वल हुई। 1 मोल इज इक्वल टू क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मोलिक्यूल।
अब स्टूडेंट्स यहां से ध्यान में ना, आपने ना ध्यान से मेरी बात सुननी है। देखें अब ना नंबर ऑफ मोल के ऊपर ना मैं रख लेता हूं हाथ, ये ले नंबर ऑफ मोल के ऊपर मैंने रखा हाथ। अगर मेरे पास वॉल्यूम तमाम गैसेस का सेम होगा, मैंने क्या कहा था, अगर तीन से, ये देखे मैंने गैसेस लिखा है, मैंने गैस नहीं लिखा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर एक से ज्यादा गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा ना तो उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अब तीनों तीनों गैस के मालिक, तीनों जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम कितना है, 22.44414, फिर 22.414, फिर 22.414। और इन तीनों का, अगर तीनों गैसेस का, गैसेस देखें तीनों ही डिफरेंट है, O2 H2 CH4, तीनों गैसेस के अगर वॉल्यूम आपके पास क्या है, वॉल्यूम सेम है, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आएंगे। तो देखते हैं सेम है जी, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। और वो कहता है अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है ना तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक ही मतलब होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, 60.22 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ठीक है। तीनों में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल शो हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसको उल्ट करके पढ़ लें, चले हम ऐसा करते हैं कि मैं ये कहता हूं कि तीन गैसेस हैं मेरे पास, O2 CH4 और H2, तीनों के मेरे नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो तीनों का वॉल्यूम मेरे पास सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल तीनों के 1 1 1 1, और इसका मतलब है वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 22.414 22.414 22.414, और तीनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है, ठीक है। यहां पे ना चार चीजें हैं, आप ध्यान से अगर गौर करें ना तो चार चीजें हैं क्या, एक मेरे पास टेम्परेचर, एक मेरे पास प्रेशर, एक मेरे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और एक मेरे पास है वॉल्यूम। अगर चारों में से तीन चीजें सेम हो रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तो स्टैंडर्ड है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फर्ज करें बढ़े, तो इसका मतलब है चौथी चीज जो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बचती है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ेगी। सही है। अगर मैं इसको उल्ट कर लेता हूं, मैं कहता हूं टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी या नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, नंबर और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़े, अगर वॉल्यूम बढ़े तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आपको एक बात बताऊं, 1 डेसीमीटर आपका किसके इक्वल होता है, यानी कि अगर किसी भी चीज का 1, आपको कोई शख्स कहता है कि इस चीज का जो वॉल्यूम है, कोई भी आपके पास बर्तन दे देता है, कहता है इसका जो वॉल्यूम है ना वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया था, आप उस चीज के अंदर 1 लीटर तक अपना लिक्विड या सॉलिड या गैस रख सकते हो, ठीक है ना। फर्ज करें जो लीटर की बोतल आप अक्सर पीते हो, उसका उसका जो वॉल्यूम होता है केमिस्ट्री की जुबान में वो कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों गैस का जो वॉल्यूम है वो कितने कितने लीटर आ रहा है, 22 लीटर। O2 गैस का भी 22 लीटर, H2 गैस का भी 22 लीटर, और CH4 गैस का भी 22 लीटर वॉल्यूम आ रहा है। अब यहां पे ना आपने एक चीज जो मैं अभी लिखने लगा हूं ना, नोट बहुत अच्छे से आपने अपने माइंड में रखना है। ये देखें मैं लिखता हूं नोट, नोट में मैंने लिखा दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर गैसेस, गैस या गैसेस। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछता है, कहता है एवोगैड्रो लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये आपने अक्सर टीचर से भी पढ़ा होगा, वो आपको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ हमेशा गैस के ही ऊपर एप्लीकेबल है, एवोगैड्रो लॉ सॉलिड और लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं हम कर सकते। मैंने जो बलून वाली भी आपको एग्जांपल दी, तो वो उसमें मैंने पानी नहीं था लिया, मैंने हवा भरी थी उसमें, यानी कि गैस भरी थी उसमें। अब ये इसको इस चीज का प्रूफ भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो प्रूफ में मैं ना आपसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोल मेरे पास है H2, तो ये किसके इक्वल होती है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम इतना होता है। अगर मैं कहूं मेरे पास चलें ये एक मोल ना करें, इसको एग्जांपल को इस तरह आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 2 ग्राम ना H2 गैस है, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, यानी कि H2O है, तो ये बताओ मेरे पास 22.414, इसका भी वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं क्या, कि मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है, उसके 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम जो है ना वो 22 लीटर होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। मेरे पास वाटर है
18 ग्राम यानी कि 1 मोल वाटर का है और 1 मोल ही मैंने हाइड्रोजन गैस का लिया है, तो ये मेरे पास है 22.414। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये क्या वाटर और ये मैंने चीज लिखी है? नहीं स्टूडेंट, ये ला तो हमेशा गैस के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि गैस के ही ऊपर एप्लीकेबल है। आप ये देख लो कि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 ग्राम हैं, तो 2 ग्राम हमेशा किसके इक्वल होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। लेकिन जो वाटर है ये आपका लिक्विड है, ये 22.414 के इक्वल नहीं होता। वजह क्या? वजह ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 1000 ग्राम वाटर हो ना, 1000 ग्राम वाटर हो, वो आपका क्या क्या बनता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? यहाँ पे मेरे पास है ये 18 ग्राम, तो इसका मतलब है मेरे पास 982 ग्राम अभी मेरे पास नहीं है। मैं इतने शॉर्टेज हूं, इतने ग्राम में शॉर्टेज हूं अपने इस स्टेटमेंट को इक्वल करने के लिए। ओके, इस वजह से आपका ये जो लॉ है एवोगैड्रो लॉ, ये लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं करता। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स, सॉरी गैसेस। तो ये स्टूडेंट्स आपका एवोगैड्रो लॉ था। अब एवोगैड्रो लॉ के बाद आप जब समझेंगे ना जनरल गैस इक्वेशन, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको अब ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपके इसी तरह कंसेप्ट मजीद अच्छे होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।